फेनेस्ट्राइड एक ऐसी टैबलेट जिसका नॉलेज हर पेशेंट के पास पहले से मौजूद होता है और वो इसके साइड इफ़ेक्ट से खौफजदा होते हैं। मेल्स में टेस्टोस्टेरोन की कन्वर्जन इसकी एक्टिव फॉर्म यानी कि डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में होती है और डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन बालों के गिरने का सबब बनता है। फेनेस्ट्राइड इस कन्वर्जन को रोकता है, इसलिए फेनेस्ट्राइड एक इफ़ेक्टिव वे है बाल्डनेस को रोकने का। जब इस टेस्टोस्टेरोन की कन्वर्जन बॉडी के बाकी पार्ट्स में भी ब्लॉक होगी तो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है कि कुछ मेन साइड इफ़ेक्ट्स भी प्रोड्यूस होंगे, जिसमें सेरेफेरिस इम्पोटेंस इन मेल्स है। क्या वाकई ही फेनेस्ट्राइड मेल्स में इम्पोटेंस कॉज करती है और ये एक ख़तरनाक मेडिसिन है, हमें इसको नहीं लेना चाहिए? इन बातों को समझने के लिए हमें थोड़ी सी तफसील में जाना पड़ेगा। जो रिसर्च स्टडीज़ फेनेस्ट्राइड के बारे में की गई उसमें दो ग्रुप्स लिए गए पेशेंट्स के। एक वो ग्रुप था जिसमें फेनेस्ट्राइड से उनको ट्रीट किया गया और दूसरा वो ग्रुप था जिसमें प्लेसिबो मेडिसिन दी गई, यानी कि वो एक ऐसी मेडिसिन थी जिसमें कुछ भी नहीं था। आफ्टर ट्रीटमेंट जब इनमें देखा गया तो 2% तक प्रिवेलेंस थी इम्पोटेंस की, यानी इम्पोटेंस 2% लोगों में रिपोर्ट हुई, लेकिन ये साइड इफ़ेक्ट दोनों ग्रुप में था। सो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2% ऑफ द पॉपुलेशन जो कि फेनेस्ट्राइड से ट्रीट की जाती है उसमें इम्पोटेंस हो सकती है, लेकिन इस स्टडी से वाज़े होता है कि ये फेनेस्ट्राइड से ज़्यादा एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, क्योंकि जिस ग्रुप ने ये मेडिसिन नहीं भी ली थी उनमें भी इम्पोटेंस रिपोर्ट की गई। क्या फेनेस्ट्राइड के अल्टरनेट भी कोई मेडिसिन है? क्या मिनॉक्सिडिल को फेनेस्ट्राइड की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है? तो आंसर है नो। मिनॉक्सिडिल इज़ नॉट एन अल्टरनेट ऑफ फेनेस्ट्राइड। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक अपना है और वो डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन को नहीं ब्लॉक करेगा। यस, फेनेस्ट्राइड के अल्टरनेट जो मेडिकेशंस हैं दैट इज़ ब्यूटास्टेरॉइड, बट हम उसको अवॉइड करते हैं बिकॉज उसकी सेफ्टी कम है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं, बिकॉज वो लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है उसकी हाफ लाइफ 5 वीक्स तक है। फेनेस्ट्राइड की मैक्सिमम डोज 5 mg है, जिसको ऑन द सेफ साइड हम 1 mg पर डे के मुताबिक यूज़ कराते हैं, यानी कि ये 1 mg की एक गोली पेशेंट को रोज़ाना लेनी है। वो इसको खाली पेट या खाने के बाद ले सकता है और इसका कोई भी स्पेसिफिक टाइम नहीं, वो अपनी मर्ज़ी का एक फ़िक्स टाइम का तयन कर सकता है और उसी पे ये डेली मेडिसिन ले सकता है। ये कितने अरसे तक मेडिसिन लेनी है? ये मेडिसिन हमें लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लेनी पड़ती है, मंथ्स टू ईयर्स तक हम इसको रेकमेंड करते हैं। नॉर्मली हमारे क्लिनिक में 9 माह से 1 साल तक हम पेशेंट्स को इनिशियली ये प्रेस्क्राइब करते हैं और देन उनको फॉलो अप पे फर्दर रिकमेंडेशंस देते हैं। क्या हेयर ट्रांसप्लांट के बाद फेनेस्ट्राइड को लेना ज़रूरी है? इसके आंसर में मैं यस कहूँगा, बिकॉज ये फेनेस्ट्राइड आपके ट्रांसप्लांटेड बालों के लिए तो नहीं, लेकिन आपके जो एग्जिस्टिंग नेचुरल हेयर्स हैं उनको फर्दर हेयर फॉल से रोकने के लिए है। अगर आप अच्छे रिजल्ट्स चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपके ट्रांसप्लांटेड बाल और आपके एग्जिस्टिंग बाल मिलके एक अच्छा इफ़ेक्ट दें। अगर आप ये मेडिसिन लेंगे तो आप एक बेहतर रिजल्ट ले पाएंगे। क्या फीमेल्स में फेनेस्ट्राइड एडवाइस की जाती है? फीमेल्स जो कि पोस्ट मेनोपॉजल हैं उसमें हम फेनेस्ट्राइड का यूज़ सेफ समझते हैं, बट वो फीमेल्स जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं या जिनको प्रेगनेंसी है उसमें हम फेनेस्ट्राइड को सख्ती से अवॉइड करते हैं, बिकॉज इसमें चांसेस हैं ह्यूमनाइजेशन ऑफ फीटस। इसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है कि आप प्रेगनेंसी में ये मेडिसिन यूज़ करें। क्या वो मेल्स जो अपनी फैमिली में एक बेबी प्लान कर रहे हैं वो इसको ले सकते हैं या नहीं?
सो आंसर इज़ के बिफोर फ्यू वीक्स ऑफ दिस प्लानिंग हम एडवाइस करते हैं कि ऑन द सेफर साइड इस मेडिसिन को कुछ वीक्स के लिए वो अवॉइड करें। फेनेस्ट्राइड के इफ़ेक्ट्स एटलीस्ट 3 मंथ्स यूजेस के बाद आपको नज़र आना शुरू होंगे और ये मेडिसिन आपको लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करनी है। मेडिसिन के छोड़ने पे इसके इफ़ेक्ट्स रिवर्स हो सकते हैं और दोबारा से आप हेयर लॉस की कंडीशन की तरफ जा सकते हैं। क्या टॉपिकल फेनेस्ट्राइड ओरल फेनेस्ट्राइड के ऑल्टरनेट है? सो आंसर इज़ नो। टॉपिकल फेनेस्ट्राइड के साइड इफ़ेक्ट्स कम हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स भी उसी तरह कम हैं। सो एक अच्छे इफ़ेक्ट के लिए आपको ओरल फेनेस्ट्राइड की तरफ जाना पड़ेगा। सो क्या इस 2% इम्पोर्टेंस रेशो की वजह से हमें ये मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए? तो मेरा आंसर है कि आपको बिल्कुल मेडिसिन लेनी चाहिए। बीइंग अ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, मेरे लिए ये एक सेफ मेडिसिन है जो मैं अपने पेशेंट्स को प्रेस्क्राइब करता हूँ। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि ये एक ऐसी मेडिसिन है जिसकी हाफ लाइफ बड़ी शॉर्ट है, यानी कि इसकी हाफ लाइफ 4 to 6 आवर्स है। 4 to 6 आवर्स हाफ लाइफ का मतलब है कि अगर ये मेडिसिन आज हम स्टॉप करें तो 3 दिन से 5 दिन तक इसके तमाम असरात, चाहे वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। सो अगर किसी में इम्पोर्टेंस रिपोर्ट होगी और वो फेनेस्ट्राइड को स्टॉप करेगा तो आफ्टर 4 to 5 डेज ही विल बी बैक टू नॉर्मल लाइफ, और उसकी ये कंप्लेंट्स अगर फेनेस्ट्राइड की वजह से हैं तो वो दूर हो चुकी होंगी। प्लस इसका इंसिडेंस पेशेंट्स में इतना कम है कि हम इसको सेफ विंडो में समझते हैं। इसकी सेफ्टी विंडो की वजह से FDA ने इसको हेयर लॉस ट्रीटमेंट में अप्रूव किया है, यानी कि फेनेस्ट्राइड FDA अप्रूव्ड मेडिसिन है। सो इन तमाम बातों का कंक्लूजन ये है कि फेनेस्ट्राइड को आप एक सेफ मेडिसिन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और किसी भी किस्म के साइड इफ़ेक्ट्स आने की सूरत में आप इसको स्टॉप कर सकते हैं और ये साइड इफ़ेक्ट्स विद इन 4 to 5 डेज़ ख़त्म हो जाएंगे। सो साइड इफ़ेक्ट्स से परेशान होकर इस मेडिसिन को ना लेना और इसके ऑल्टरनेट डिफरेंट थेरेपीज़ लाइक PRP थेरेपी, लाइट थेरेपी या स्टेम सेल थेरेपीज़ को इसका ऑल्टरनेट समझना बिल्कुल गलत है और वो कभी भी इसके ऑल्टरनेट नहीं हो सकते, बिकॉज ये वो वाहिद टैबलेट है जो कॉज ऑफ हेयर लॉस इन मेल्स को डायरेक्टली स्टॉप करता है।